Hello students, welcome to SNT Studies. In today's lecture, we are going to start our book of Political Science class 12th, that is Contemporary World. And here we are going to start our first chapter, that is Cold War Era. So, ये होता क्या है? कोल्ड वॉर क्या है, क्यों हुई, किस किस के बीच में हुई, इस चैप्टर में हम इन सभी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. सो बिफोर नोइंग व्हाट इज़ कोल्ड वॉर, हमें इसका कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा कि कोल्ड वॉर किस लिए हुई है. सो उससे पहले हम देखते हैंगे आइडियोलॉजीज़ को, बिकॉज कोल्ड वॉर हुई थी आइडियोलॉजीज़ की वजह से. सो वैसे तो बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ होती हैं, बट यहाँ पे हमें दो आइडियोलॉजीज़ को देखना हैगा. वन इज़ सोशलिज्म एंड अनदर वन इज़ कैपिटलिज्म. अब ये होती क्या होंगी, देखो, हम किसी भी कंट्री की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए. सो अगर यूएसए में जितनी भी चीज़ें हो रही हैंगी, वो सभी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं वहाँ के इंडिविजुअल्स, मीन वहाँ के लोग. तो इस सिस्टम को कहा जाएगा कैपिटलिज्म. एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे सभी के सभी जितनी भी एसेट्स हैंगी कंट्री में, उन सभी एसेट्स की जो ऑनरशिप हैगी, अगर वो ऑनरशिप हैगी उस कंट्री के प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास, सो वो कंट्री कहलाएगी हमारी कैपिटलिस्ट कंट्री. फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी हैं कैपिटलिस्ट कंट्री. इसके अपोजिट, अगर किसी भी कंट्री में जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मींस एसेट्स, अगर इनकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में हैगी, स्टेट के हाथ में हैगी, सो इसे हम कहते हैं सोशलिज्म. एग्जाम्पल पहले था यूएसएसआर एंड आज हैगा रशिया. ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको. सो सोशलिज्म में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो ऑनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, एंड कैपिटलिज्म में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ऑनरशिप होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है. ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं. ठीक है, जो सोशलिज्म है ना, सोशलिज्म को यूएसएसआर फॉलो करता था एंड कैपिटलिज्म को यूएसए फॉलो करता था. ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि कोल्ड वॉर हुई. ठीक है, इससे पहले, कोल्ड वॉर से पहले एक फिनोमिनन हुआ था, एक वॉर हुई थी जिसका नाम था वर्ल्ड वॉर 2. वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा कभी ना कभी, या आपने एटॉमिक बम के बारे में तो कभी सुना ही होगा. नागासाकी और हिरोशिमा पे एटॉमिक बम गिरे थे ना, किसने गिराए थे, यूएसए में. और क्यों गिराए थे देखते हैंगे. देखो 1939 में हुआ क्या कि बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में वॉर छिड़ा. अब ये वॉर क्यों छिड़ा, इसके क्या रीज़न थे, ये हमें जानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. जो वॉर छिड़ा उसको कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 2. ये चला 1939 से 1945 तक. वर्ल्ड वॉर 2 चला 1939 से 1945 तक. इस वॉर में जितनी भी कंट्रीज लड़ रही थी ना, उन्हें हम दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं. एक को हम कहते हैं अलाइड पावर्स एंड एक को हम कहते हैं एक्सिस पावर. अलाइड पावर्स में जो लोग साथ में मिलके लड़ रहे थे एक्सिस पावर्स के, वो थे यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी, बट ये मेजर कंट्रीज़ थी. एंड एक्सिस पावर में जो मेजर कंट्रीज़ थी जो कि अलाइड पावर्स के अगेंस्ट लड़ रही थी, दे वर जर्मनी. एंड जर्मनी को उस टाइम पे
जो पर्सन लीड कर रहा था, फेमस हिटलर, उसके बाद इटली एंड देन जापान। एंड इसी वॉर को ख़त्म करने के लिए यूएसए क्या करेगा, यूएसए जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्बिंग कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जब ये वॉर चल रही थी तो एट द एंड जो इस वॉर का विनर होगा, डेट विल बी अलाइड पावर्स। सो अलाइड पावर्स विल विन दिस वॉर एंड जो एक्सिस पावर हो जाएंगी वो हार जाएंगी। ठीक है बच्चों, क्या हमें इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी? ठीक है, तो देखा जाए तो अब जो पावर जीती हैंगी वो कौन है, वो ये हैंगी अलाइड पावर। अच्छा, अगर हम बात करें यूएसए कौन से मॉडल को फॉलो करता हैगा, कैपिटलिज्म, एंड विच मॉडल यूएसएसआर वाज फॉलोइंग, सोशलिज्म। सो नाउ व्हाट विल हैपन, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैंगी अब यूएसए और यूएसएसआर आपस में ही लड़ने लग जाएंगी। एंड हाउ दे विल फाइट, ये वेपन्स के साथ फाइट करेंगी, बट जो बेसिस ऑफ फाइट हैगा वो हैगा यहाँ पे आइडियोलॉजीज। यूएसए कहेगा कि कैपिटलिज्म अच्छा होता है क्योंकि हम उसे ही फॉलो कर रहे हैंगे। यूएसएसआर कहेगा नहीं नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हो, जो अच्छा होता है वो होता है सोशलिज्म। एंड व्हाट दे विल डू, दे विल फाइट। और वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैंगी, यूएसए अपने कैपिटलिस्ट मॉडल को बहुत सारी कंट्रीज में फैलाने की कोशिश करेगा। यूएसए विल ट्राई टू स्प्रेड इट्स मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म इन अदर कंट्रीज। एंड जब यूएसएसआर को देखेगा कि यूएसए जो हैगा, यूएसए बहुत सारी कंट्रीज में अपना कैपिटलिज्म का मॉडल फैला रहा हैगा, सो व्हाट यूएसएसआर विल डू, यूएसएसआर विल काउंटर दिस। कैसे, यूएसएसआर भी अब बहुत सारी कंट्रीज में अपना मॉडल दैट इज सोशलिज्म फैलाने लगेगा। ठीक है, और जब ये फैलाने लगेंगे दोनों अपने अपने मॉडल, तो कहीं ना कहीं पे ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे। एंड जब ये एक दूसरे के सामने आएंगे तो कन्फ्रंटेशन होगा एंड देन फिर होगी वॉर। ठीक है, सो आपको समझ में आया कि हुआ क्या, और यही जो आइडियोलॉजीज को फैलाने के लिए जो कन्फ्रंटेशन हुआ आएगा, दैट दिस इज कोल्ड वॉर। सो हम देख सकते हैंगे, दिस इज अवर वर्ल्ड मैप। यहाँ पे ये जो इतना हिस्सा आएगा ये हैगा हमारे यूएसए, दिस इज अवर यूएसए एंड दिस इज अवर यूएसएसआर। नाउ व्हाट यूएसए विल ट्राई टू डू, यूएसए विल ट्राई टू स्प्रेड मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म इन मैनी कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल वो ऑस्ट्रेलिया में कैपिटलिज्म को फैलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ना यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप, सो यूरोप के इस पोर्शन में यहाँ पे फ्रांस हैगा, इंग्लैंड में तो फ्रांस और इंग्लैंड में तो है ही, इन सभी कंट्रीज़ में भी फैलाने की कोशिश करी जाएगी कैपिटलिज्म को। सेम यूएसएसआर का क्या रहेगा, यूएसएसआर इन सभी कंट्रीज़ में अपनी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फैलाने की कोशिश करेगा। अच्छा, अगर हम बात करें, ये हमारा यूरोप हैगा, ये हमारा यूरोप है। सो अगर हम देखें, सो दिस इज आवर यूरोप। अगर हम इसको डिवाइड करें, सो ये क्या है कि ये क्या हो जाएगा हमारा वेस्टर्न यूरोप एंड दिस इज आवर ईस्टर्न यूरोप। सो हम ये कह सकते हैं कि यूएसएसआर ईस्टर्न यूरोप में सोशलिज्म को फैलाने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होगा एंड वेस्टर्न यूरोप में यूएसए कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को फैलाने में सक्सेसफुल हो जाएगा। जब ये सपोज करो यहाँ पे एक कंट्री हैगी
जर्मनी। सो जब जर्मनी में यूएसए से भी यूएसएसआर आएगा और वो सोशलिज्म को फैलाने की कोशिश करेगा, एंड यूएसए आएगा और यूएसए क्या करेगा, यूएसए कैपिटलिज्म को फैलाने की कोशिश करेगा, और ये दोनों अगर आमने सामने आ जाएंगे तो कन्फ्रंटेशन होगा, दैट विल लीड टू वॉर। एंड यही जो वॉर हो जाएगी इसी को हम क्या कहेंगे, कोल्ड वॉर। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहना चाहें, सो वी कैन से दैट कोल्ड वॉर वॉज द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज, जहाँ पे दो आइडियोलॉजीज होंगी, वन इज कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। और ये जो कोल्ड वॉर होगी ये आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होगी, और इसमें जो कैपिटलिज्म होगा उसको लीड करेगा हमारा यूएसए, एंड जो सोशलिज्म होगा उसको लीड करेगा यूएसएसआर। और ये दोनों बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे अपने मॉडल को, एंड जब कन्फ्रंटेशन होगा तो वही क्या हो जाएगी, वॉर। ठीक है बच्चों। सो जैसा कि हमें पता हैगा, ये यूएसए हैगा, ये यूएसएसआर रहेगा। यूएसए ने बहुत सारी कंट्रीज़ में अपनी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को स्प्रेड करा। सो ये जितना भी येलो कलर का एरिया हैगा, इन सभी एरियाज़ में यूएसए ने कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सपेंड करा, एंड दिस एरिया आर नोन एज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ या फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो रेड कलर रहेगा जहाँ पे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को यूएसएसआर ने स्प्रेड करा, सो दोज रीजन्स हु वर अंडर कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ सिस्टम आर नोन एज सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर। एंड वो एरियाज जो कि इंडिपेंडेंट थे, ना तो वो यूएसएसआर के साथ थे ना वो यूएसए के साथ थे, दिस एरिया आर नोन एज थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम इतने। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SNT स्टडीज, एंड हियर we are doing our chapter number 1, that is Cold War era. So इससे लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि what is socialism and capitalism. बेसिकली सोशलिज्म में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के पास, एंड कैपिटलिज्म में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास, मीन्स ओनरशिप। एंड हमने ये देखा कि जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है उसे फॉलो कर रहा था यूएसएसआर, एंड जो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है उसे फॉलो कर रहा था यूएसए। एंड बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 व्हेन अलाइड पावर वॉन दैट वॉर, सो अलाइड पावर में ही जो 4 कंट्रीज थी, डेट इज यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस एंड ब्रिटेन। सो इनमें ही आपस में ही लड़ाई होने लग गई, एंड ये जो अलाइड पावर थी ये डिवाइड हो गई 2 मेजर ग्रुप में। वन वॉज लेड बाय यूएसए एंड वन वॉज लेड बाय यूएसएसआर। एंड ये जो कन्फ्रंटेशन था अपनी अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए, यही कन्फ्रंटेशन कहलाता है हमारा कोल्ड वॉर। सो इस लेक्चर में हम बुक की हेल्प से चीज़ों को और समझते हैंगे। ठीक है। ये इस टॉपिक से पहले, दैट इज़ कोल्ड वॉर, ये जो टॉपिक है इससे पहले क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हमें मेंशन रहेगा जो कि हमें पढ़ना हैगा। बट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को समझने से पहले हम एक कंटेक्स्ट जान लें। सो हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज कोल्ड वॉर। सो एज वी नो व्हेन
as we know, when our second world war was ended, so इसमें क्या होगा, इसमें एक तरफ थी अलाइड फोर्सेस which was led by US, Soviet Union means USSR, Britain and France. एंड इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिफीट कर दिया एक्सिस पावर्स को. एंड एक्सिस पावर में कौन कौन मेंबर थे, एज वी नो, हिटलर, जर्मनी, इटली एंड जापान. जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो उसके बाद ये हमें पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो पूरे वर्ल्ड को उसने अफेक्ट करा. एंड वो यूरोप में तो था ही, उसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा, जो कि आज म्यांमार है, इवन इंडिया के नॉर्थ ईस्ट तक भी हमारा जो वर्ल्ड वॉर 2 है, कोल्ड वॉर नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ तक फैला हुआ था. एंड एज वी नो, वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ था, जिसमें ह्यूमन लाइफ्स, सिविलियंस, प्रॉपर्टी सब कुछ ख़त्म हुए थे. एंड वी नो दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो टाइमलाइन है वो है 1914 to 1918. सो इतनी चीज़ें हमें बताएंगी. सो जैसे ही हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, कोल्ड वॉर हमारी स्टार्ट हो गई. ये चीज़ें हमें बताएंगी. अच्छा, यहाँ पे ना एक ना डिबेट हैगी. व्हाट इज द टॉपिक ऑफ दैट डिबेट? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो अगस्त 1945 में क्या हुआ, जो यूएसए था, यूएसए ने जापान के 2 मेजर सिटीज, दैट इज हिरोशिमा एंड नागासाकी, इन दोनों एरियाज पे एटॉमिक बम से अटैक कर दिया था, मींस एटॉमिक बॉम्बिंग करती थी. सो जब अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्बिंग करी तो जो इसका इम्पैक्ट हुआ वो बहुत सारे लोगों के ऊपर हुआ. बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोग बेचारे रेडिएशन की वजह से फिजिकली डिसेबल्ड हो गए, बहुत सारी चीज़ें हुई. सो ये जो अमेरिका का एक्शन था, इसे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा और उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिका ने बॉम्बिंग करी ना, ये थी अननेसेसरी. सो इट वाज अननेसेसरी. क्यों यूएसए ने ये स्टेप लिया? जो क्रिटिक थे, क्रिटिक मीन्स हु विल काउंटर यूएसए, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो एटॉमिक बम्बिंग करी वो सिर्फ इसलिए करी क्योंकि यूएसए अपनी एक तरह से जो पावर हैगा ना, उसे शो ऑफ करना चाहता था. एंड वो यूएसएसआर को दिखाना चाहता था कि देखो ये मैं हूँ, आने वाले टाइम पे मेरे से बड़ी पावर कोई नहीं है, और अगर कोई भी मुझसे पंगा लेगा तो उसका जो अंजाम होगा वो यही होगा जो हिरोशिमा एंड नागासाकी के साथ हुआ हैगा. सो मुझसे पंगा मत लेना. सो द वर्ल्ड वॉर एंडेड. एटॉमिक बॉम्बिंग, 2 एटॉमिक बॉम्ब गिरे थे, एक हिरोशिमा पे, दूसरा नागासाकी पे, कॉजिंग जापान टू सरेंडर. जाहिर सी बात है, जापान ने सरेंडर कर दिया जब उसके ऊपर बॉम्बिंग हुई एटॉमिक. एंड जो क्रिटिक हैंगे वो यूएसए को क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने ये जो बॉम्बिंग करी है ये अननेसेसरी करी है. दे सजेस्टेड दैट यूएस एक्शन वाज इंटेंडेड टू स्टॉप सोवियत यूनियन. सो ये जो यूएसए ने करा था, ये सोवियत यूनियन को अपनी पावर शो ऑफ करने के लिए करा था. So to stop Soviet Union from making military and political gain in Asia and elsewhere, and show Moscow means एक तरह से USSR, because Moscow was the capital of USSR. So Moscow that United States was supreme. ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने एलिगेशन लगाए यूएसए के ऊपर कि यूएसए एक्शन ऑफ बॉम्बार्डिंग हिरोशिमा एंड नागासाकी वाज अननेसेसरी. तो क्या हुआ, तो बहुत सारे लोग यूएसए के डिफेंस में आ गए. उन्होंने कहा कि आप हमें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, हमने जो
बॉम्बिंग करी है ना वो नेसेसरी थी। और जब इनसे पूछा गया नेसेसरी क्यों थी, तो इन्होंने कहा कि देखो ये जो वॉर थी ना ये 1939 में स्टार्ट हुई एंड ये चले ही जा रही थी। तो हमें क्या करना है, हमें क्योंकि जब वॉर हो रही है तो इसमें बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, सो लॉस ऑफ लाइफ रहेगा एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी रहेगा, क्योंकि अगर कहीं पे वॉर हो रही है तो वो जो सराउंडिंग एरिया है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो यूएसए जो यूएसए के सपोर्टर्स थे उन्होंने जो पॉइंट रखा वो ये रखा कि जो यूएसए के सपोर्टर्स हैं उन्होंने ये कहा कि वो इट वॉज नेसेसरी टू एंड वॉर क्विकली, हमें वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म करना था एंड स्टॉप फर्दर लॉस ऑफ अमेरिकन एंड अलाइड लाइव्स। बेसिकली अलाइड लाइव्स मीन्स कि जो अमेरिका का साथ दे रही थी वॉर को लड़ने में। ठीक है, सो ये चीज़ हमें पता चल गई। सो अब हमें पता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा देन व्हाट विल हैपन, इट विल lead to rise of two powers. One will be led by USA and another one was led by USSR. So whatever the motive, the consequences of the end of Second World War was rise of two new powers on global stage. ठीक है, एंड जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी जापान ये सब चीज़ें हो गई थी, तो सब चीज़ें हो गई थी, जो दो पावर्स इमर्ज होंगी वो होंगी यूएसए एंड सोवियत यूनियन। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, दैट इज डिस्कशन अबाउट न्यूक्लियर वॉर। अच्छा, ये ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता क्या आएगा, ये जब टाइम आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आप ये समझ लो कि जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं ना वो वेपन्स होते हैं जिनका जो इम्पैक्ट होता है वो इतना वास्ट होता है कि डैमेज अनएक्सेप्टेबल हो, बहुत ज़्यादा डैमेज हो। सो एज वी नो जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं हमें पता है। हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी उसका जो इम्पैक्ट था, कभी अगर आपको टाइम मिले तो अगर आप यूट्यूब पे जाके हिरोशिमा एंड नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग को सर्च करोगे ना तो वो जो वीडियोस निकल के आएंगी शायद कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाए। लोग मारे गए थे एंड जो बच गए थे वो इस कंडीशन में थे कि वो उनका जिंदा रहना ऐसे समान था। और आप सोचो कि जापान ने कितनी अच्छी प्लानिंग करी कि उस स्टेज से आज जापान एक डेवलप्ड कंट्री रहेगी। सो कहीं ना कहीं जापान से हमें सीखना चाहिए। सो देखो एज वी नो कि अमेरिका में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद जो भी वर्ल्ड था वो दो पावर ग्रुप में डिवाइड हो गया था। वन वॉज लेड बाय अमेरिका एंड अनदर वॉज लेड बाय यूएसएसआर। अच्छा, आप मुझे ये बताओगे कि जो अमेरिका था वो कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था एंड जो यूएसएसआर था वो कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। सो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे एंड इन्होंने क्या करा, इन दोनों ही कंट्रीज़ ने अपनी आइडियोलॉजी को बहुत सारी कंट्रीज़ में फैलाया एंड अपने सपोर्टर्स बनाए एंड इन्हीं सपोर्टर्स को हम पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में अलाइज कहते हैं। सो ये जो फ्रांस ब्रिटेन ये सब क्या थे, ये सब सपोर्टर्स ऑफ अमेरिका या हम कह सकते हैं अलाइज ऑफ अमेरिका थे। एंड ये जो चाइना और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज थी जो कि सपोर्टर या अलाइज ऑफ यूएसएसआर थी। ठीक है, अब देखो अमेरिका के पास भी न्यूक्लियर वेपन होंगे एंड यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर वेपन होंगे। बट इफ यूएसएसआर ने कोई छोटी सी गलती करी एंड अमेरिका ने यूएसएसआर के ऊपर एटॉमिक बम गिरा दिया, क्या होगा फिर?
जाहिर सी बात है यूएसएसआर में जितने भी लोग होंगे उनका लॉस ऑफ लाइफ्स होगा, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगा, एंड जो डिस्ट्रक्शन होगा वो इतने ज़्यादा मास स्केल पे होगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैंगे। वी नो। सो अब क्या हम अपने सारे के सारे पैसे एक जगह पे छिपा के रखते हैंगे? नहीं सर, हम अपने जो पैसे होते हैंगे वो अलग अलग जगहों पे रखते हैं। जैसे कुछ पैसे हमने बैंक अकाउंट में रख रखे होंगे, कुछ पैसे हमारी पॉकेट में होंगे, कुछ पैसे हमारे घर पे होंगे। ऐसे ही जो न्यूक्लियर वेपन होंगे, न्यूक्लियर वेपन ह्यूमन काइंड को मिला हुआ सबसे डेडलीस्ट वेपन है। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे, वेपन्स होंगे, वो यूएसएसआर ने एक ही जगह पर रख रखे होंगे? क्या उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि कल को हमारे ऊपर अटैक हुआ और सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन एक ही जगह पर रखे हुए होंगे, सो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? सो यूएसएसआर ने हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन अपने जगह जगह पे रखे हों, एंड जब यूएसए ने यूएसएसआर पर अटैक करा तो डिस्ट्रॉय हो गया। बट हो सकता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स जो कि अलग जगहों पे रखे हुए हों वो बच गए हों। सो इन दैट केस व्हाट यूएसएसआर विल डू? यूएसएसआर विल यूज दैट वेपन्स, एंड नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ यूएसएसआर विल लॉन्च न्यूक्लियर वेपन ऑन अमेरिका। अब इससे होगा क्या? देखा जाए तो दोनों ही कंट्री में जो लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा वो कितना होगा? बहुत ज़्यादा। दोनों ही तरफ लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सब कुछ होगा। सो आप मुझे इस केस में ये बता सकते हो कि विनर कौन हुआ? क्या यूएसए विनर हुआ? सर नहीं, एट द एंड तो यूएसएसआर ने अटैक कर दिया ना यूएसए पे भी। क्या यूएसएसआर विनर हुआ? कैसी बात कर रहे हो सर? यूएसएसआर विनर कैसे हो सकता है? उसका भी डिस्ट्रक्शन हुआ। तो अगर जो वॉर हैगा कभी फुल फ्लैज वॉर छिड़ता हैगा, सो फुल फ्लैज वॉर में दोनों ही कंट्री अपनी कैपेसिटी को 100% यूटिलाइज करेंगी। एंड फर्स्ट कंडीशन इज दिस, मतलब फर्स्ट जो सिनेरियो हैगा वो ये हैगा कि अपनी 100% कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए वो अपने पास सारे के सारे जो भी वेपन्स होंगे उन्हें यूज़ करेगी। सो जो डिस्ट्रक्शन होगा वो दोनों ही तरफ होगा, सो डैमेज दोनों ही तरफ होगा, सो कोई विनर नहीं होगा। एंड सेकेंडली जो इन कंट्रीज़ के सपोर्टर्स होंगे, ये सभी सपोर्टर्स, ये भी तो जब कोई भी कंट्री अपनी कैपेसिटी को 100% यूटिलाइज कर रही है, सो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो यूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ इट्स सपोर्टर। एंड ये सभी कंट्रीज भी क्या होंगी? ये सभी कंट्रीज भी आपस में लड़ेंगी अपने अपने लीडर्स के सपोर्ट में। एंड इससे क्या होगा? इससे जो वॉर होगा ना, जो दो कंट्रीज़ के बीच में आएगा, ये जो वॉर जो स्टार्ट हुआ है दो कंट्री के राइवलरी के चक्कर में, ये वॉर पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। एंड जब ये कोई भी वॉर वर्ल्ड स्केल पे या वर्ल्ड के लेवल पे पहुंच जाता हैगा, सो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वॉर। एंड इस केस में क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि 2 वॉर तो पहले हो चुके होंगे। सो क्या वॉर से किसी का भला हुआ है? अगर हम बात करें इसी केस में जो अभी सिनेरियो हमने लिया है, सो क्या इस सिनेरियो में यूएसए और यूएसएसआर किसका बेनिफिट हुआ? किसी का भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो थे, दोनों ही लूजर और दोनों ही विनर रहेंगे। बेनिफिट तो किसी का भी नहीं हुआ। सो लड़ाई करने से फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सो यहीं पे ये जो कंसेप्ट आता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, दैट इज न्यूक्लियर वेपन। सो न्यूक्लियर वेपन कोई भी कंट्री एक्वायर करती है, सो यहाँ पे सपोज करो जो अमेरिका न्यूक्लियर वेपन को ले रहा हैगा, एक्वायर कर रहा हैगा,
उसे भी पता हैगा कि यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर वेपन होंगे। सो यहाँ पे जो वेपन एक्वायर करे जा रहेंगे वो इसलिए नहीं करे जा रहेंगे कि हम अटैक करेंगे, बट इसलिए एक्वायर करे जा रहे हैं कि हम डिफेंस करेंगे, कि कल को अगर यूएसएसआर ने हम पे अटैक करा, सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिफेंड अवर सेल्फ। एंड यूएसएसआर किस लिए न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर कर रहा है? सेम पर्पस, कि अगर कल को यूएसए ने हम पे अटैक करा, सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिफेंड। सो ये जो डिफेंस का प्रिंसिपल रहेगा ना, डिफेंस का कंसेप्ट रहेगा, इसी से निकल के आता है कंसेप्ट ऑफ डिटरेंस। एंड डिटरेंस क्या होता है? इट इज कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट अटैक। सो यहाँ पे आपके पास क्या कैपेसिटी है? सपोज करो जो तिब्बत या बहुत छोटी छोटी कंट्रीज होंगी उस पर तो कोई भी अटैक कर सकता है, क्योंकि सामने वाले को पता हैगा कि ये कंट्रीज रिटेलिएट कर ही नहीं सकती क्योंकि इसके पास कोई वेपन्स वगैरह है ही नहीं। बट अगर सपोज करो उसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन हो, सो जो कंट्री अटैक कर रही है ना, वो कंट्री अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिटरेंस, कि यहाँ पे कंट्रीज वेपन्स को एक्वायर करती हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिटरेंस। डिटरेंस इन द सेंस कैपेसिटी टू डिफेंस, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें पता हैगा, जैसा कि हमने डिस्कस करा, कि अगर वॉर होएगी, सो वॉर में तो किसी का बेनिफिट नहीं होगा। सो इन दोनों ही कंट्रीज से, मीन्स द लीडर्स, इनसे ये एक्सपेक्टेशंस करी जाती हैं कि ये दोनों कंट्रीज जो भी बिहेवियर रखेंगी, लड़ाई वगैरह करेंगी, वो लड़ाई रेस्पॉन्सिबल होगी। मीन्स वी नीड टू बिहेव रेस्पॉन्सिबली, ये एक्सपेक्ट करा गया इनसे। बट डेफिनेटली इन रियल वर्ल्ड ये कभी भी रेस्पॉन्सिबल एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करेंगी ही करेंगी। सो दे वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव रेस्पॉन्सिबली, बट डेफिनेटली ये इस उम्मीद पे खड़ी बिल्कुल भी नहीं उतरेंगी, क्योंकि ये लड़ाइयाँ करेंगी एंड ये सिर्फ अपना बेनिफिट देखेंगी, दूसरी कंट्रीज का बेनिफिट कभी नहीं देखेंगी। एंड थर्ड, ये कंट्रीज, दोनों ही कंट्रीज कभी भी फुल फ्लैज वॉर को नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि फुल फ्लैज अगर वॉर होगा सो इट विल लीड टू वर्ल्ड वॉर 3 एंड उसमें किसी का भी बेनिफिट नहीं होगा। सो यहाँ पे ये चीज़ हैंगी, ठीक है। क्या ये चीज़ हमें समझ में आ गई हैंगी? सो इसी चीज़ को हम बुक में देख लेते हैंगे। सो एज वी नो कि कोल्ड वॉर में जो डिस्ट्रक्शन होगा, अगर एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ होगा, तो जो डिस्ट्रक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। एंड कॉस्टली इन द सेंस कि लॉस ऑफ लाइफ्स होगा, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगा। सो कोई भी कंट्री फुल फ्लैज वॉर पे नाइदर यूएसए नॉर यूएसएसआर कभी नहीं जाएंगी। एंड भले ही कितने मर्जी प्रोवोकेशन क्यों ना हो रहे हो, क्यों? क्योंकि इससे नो पॉलिटिकल गेन्स, चाहे कोई भी पॉलिटिकल गेन ना हो, क्यों ना हो, जस्टिफाई नहीं कर पाएगा डिस्ट्रक्शन जो कि सोसाइटी में हुआ हैगा। न्यूक्लियर वेपन का जब वॉर होता है, ठीक है, तो इसमें इम्पॉसिबल है डिक्लेयर करना कि कौन विनर हैगा। और जब न्यूक्लियर वॉर होगा, सो अगर न्यूक्लियर वेपन यूज़ करे जाएं, सो सामने वाली पार्टी के पास हो सकता है कि कुछ न्यूक्लियर वेपन अभी भी बचे हुए हों, और जब वो यूज़ करेंगे सो डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन इज अनएक्सेप्टेबल। कंसेप्ट ऑफ डिटरेंस क्या होता है हमें पता चल गया है। इट इज़ सिंपली द कैपेसिटी टू डिफेंस। हम वेपन्स को एक्वायर कर रहे हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आवर सेल्फ डिफेंस, और यही रीज़न हैगा कि ये दोनों कंट्रीज कभी भी फुल फ्लैश वॉर में नहीं जाएंगी। एंड इसीलिए इस वॉर को हम कहते हैं कोल्ड वॉर, क्योंकि ये कभी भी हॉट नहीं बनेगा। हॉट इन द सेंस कि ये दोनों ही कंट्रीज कभी भी फुल फ्लैश वॉर डायरेक्टली नहीं करेंगी। एंड डिटरेंस प्रिवेंट वॉर बट नॉट राइवलरी, क्योंकि छोटी मोटी लड़ाई तो ये करते ही रहेंगे,
और छोटी मोटी हम कह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे ये छोटी मोटी लड़ाई ही बहुत बड़ी लड़ाई हैंगी। एंड हमें पता हैगा कि ये जो कंट्रीज हैंगी ये लीडिंग कंट्रीज है। सो इनसे एक्सपेक्टेशंस करी गई थी कि ये जो कंट्रीज हैं ये रैशनली मीन्स रेस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगी, बट डेफिनेटली एज वी विल रीड वी विल गेट टू नो दैट दे विल नॉट बिहेव रैशनली। डेटरेंस रिलेशनशिप क्या होता है ये हमें बहुत अच्छे से पता चल गया हैगा। एंड अब हम स्टार्ट करते हैंगे द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। एंड वो दो पावर ब्लॉक्स कौन से होंगे? वन विल बी लेड बाय यूएसए एंड another one will be led by USSR. That Cold War was the war of ideologies, and USA was trying to spread the ideology of capitalism to other parts of the world. And what USSR was trying to do? USSR was trying to spread the ideology of socialism. So इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक में हम ये देखेंगे कि कैसे ये दोनों कंट्रीज अपने अपने अलायंसेस बना रहे हैं। एंड यहाँ पे जो यूएसए का अलायंस होगा उससे हम कहेंगे फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर, एंड जो यूएसएसआर का जो अलायंस होगा उसे हम कहेंगे सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर। यूएस को हम फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर की कैटेगरी में इसलिए रखते हैं क्योंकि यूएसए वाज टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस देन यूएसएसआर। सो सबसे पहले जो अलायंस या जो कन्फ्रंटेशन जो हुआ वो हुआ यूरोप में, क्योंकि हमें ये पता है कि जो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 जो हुए थे वो मोस्टली थे यूरोप में। So, as we are aware that USA is located on west and USSR is located on east on world map. So, जो यूरोप हैगा यूरोप को दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करी गई। जो वेस्टर्न यूरोप था उस पे अपना होल्ड बना रहा था यूएसए, एंड जो ईस्टर्न यूरोप था इस पे अपना होल्ड बना रहा था यूएसएसआर। अच्छा, तो यूएसए ने कौन सी अप्रोच को अपनाया? बेसिकली यूएसए ने ये कहा कि हम जो ये यूरोप मीन्स वेस्टर्न यूरोप में जो कंट्रीज हैंगी इन कंट्रीज में हम करेंगे डेवलपमेंट, एंड इन कंट्रीज को दिया गया पैसा। अब जाहिर सी बात है, सपोज करो कोई वॉर हो रही है एंड उसमें दो बिग पावर हैंगी, अब वो आ रही हैं मेरे पास और कह रही हैं कि मुझे सपोर्ट करो, तो मैं भी तो अपना बेनिफिट देखूंगा ना। बिना किसी बेनिफिट के मैं किसी पार्टी को सपोर्ट क्यों करूंगा? सो अगर आप मुझे बेनिफिट दोगे तो देन डेफिनेटली आई विल सपोर्ट यू। सो सेम यहाँ पे भी हुआ। जब यूएसए ने कहा वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज से कि हमें सपोर्ट करो, बदले में इन्होंने कहा कि हमें क्या मिलेगा? सो यूएसए ने कहा कि हम आपको एड देंगे, एड मीन्स मनी, एडवाइस देंगे, इकोनॉमिक सपोर्ट देंगे, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें यूएसए देगा, एंड एक टर्म आएगी दैट इज मार्शल प्लान। एंड मार्शल प्लान क्या है? मार्शल प्लान एक तरह से यही चीज रहेगी। सो मार्शल प्लान was aid and advice given to Western European countries by USA for the development of West European countries. So अभी हम देखते हैं। सो अब जाहिर सी बात है, जो वेस्ट यूरोप कंट्रीज हैंगी, ठीक है, यूएसए अपना होल्ड बनाएगा। क्या यूएसएसआर इन सभी कंट्रीज पे अटैक नहीं करेगा? सो इससे बचा कैसे जाए? सो यूएसए ने क्या करा? यूएसए ने बनाया एक मिलिट्री अलायंस, मींस यूएसए की आर्मी और इन सभी कंट्रीज की आर्मी एक साथ होगी, एंड अगर यूएसए ने इनमें से किसी भी एक कंट्री पर अटैक करा, इट मींस ये माना जाएगा कि यूएसएसआर या किसी ने भी पूरे के पूरे सारी की सारी कंट्रीज जो कि यूएसए के साथ हैं उन सभी पर अटैक करा है। एंड इन दैट केस व्हाट यूएसए विल डू?
ये सभी कंट्रीज एक साथ मिलकर उस कंट्री पर अटैक करेंगे जिसने पहले अटैक करा है। सो ये जो मिलिट्री अलायंस बना इसी को हम कहते हैं नाटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये नाटो बना 1949 में अप्रैल के मंथ में। एंड जो ये बना उसके लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं वाशिंगटन ट्रीटी। एंड जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो इसमें 12 कंट्रीज थी। सो 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे नाटो में, ठीक है। सो नाटो ने मीन्स यूएसए ने अपना एक तरह से मिलिट्री अलायंस बना लिया। व्हाट यूएसएसआर विल डू, यूएसएसआर विल डेफिनेटली काउंटर दैट। कैसे? तो जब नाटो बना तो उसके बहुत सालों बाद यूएसएसआर ने भी अपना खुद का एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसको हम कहते हैं वॉर्सो पैक्ट। एंड ये बना 1955 में। सो यूरोप के केस में ऐसा हुआ। अच्छा, जो वेस्ट एशिया आएगा, वेस्ट एशिया में जैसे नाटो ने, जैसे यूरोप में नाटो बनाया यूएसए ने, वैसे ही वेस्ट एशिया में यूएसए ने बनाया सेंटो, दैट इज ठीक है। एंड साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने बनाया सीएटो। अब वेस्ट एशिया में सेंटो के काउंटर में यूएसएसआर ने इराक के साथ अपने रिलेशन अच्छे करे हैं। ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई कोई, बट इन्होंने इराक के साथ अपने रिलेशंस को काफ़ी इम्प्रूव करा। एंड साउथ ईस्ट एशिया में यूएसएसआर ने काउंटर में क्या करा, उसने नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया ऐसी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा करा, ठीक है। एंड वी नो दैट आइडियोलॉजी जो यूएसए है वो कैपिटलिज्म को फॉलो करेगा एंड यूएसएसआर विल फॉलो सोशलिज्म, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हम। सो हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज विच वॉज लेड बाय यूएसए, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री विच वॉज लेड बाय यूएसएसआर, एंड एक थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर भी था। क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज इस टाइम पे मीन्स 1945, 46, 47 इस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज डीकोलोनाइज हो रही थी, मीन्स फॉरेन पावर से इंडिपेंडेंट हो रही थी। एग्जाम्पल इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। सो बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी। सो उन्होंने देखा कि अभी जो पूरा वर्ल्ड है ना वो दो पावर्स में बटा हुआ है। चाइना भी अभी इंडिपेंडेंट हुआ था। सो वर्ल्ड जो है दो पावर्स में बटा हुआ है, एक फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकंड इज सेकंड वर्ल्ड। सो क्या करा जाए? देखो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर इन दोनों में से किसी का साथ दिया गया तो हमने अगर यूएसए का साथ दिया तो हम यूएसएसआर के दुश्मन बन गए, और अगर हमने यूएसएसआर का साथ दिया तो यूएसए के दुश्मन बन गए। एंड जब हम इंडिपेंडेंट हुए बहुत सारी कंट्रीज, तो उनकी जो सिचुएशन थी ना वो बहुत ज़्यादा बेकार थी। उनका जो एम था वो ये था कि हमें किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, बल्कि हमें करना है अपना डेवलपमेंट। एंड जब हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें सबसे बना के चलनी पड़ेगी, ठीक है। सो इन्होंने क्या करा, जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी तो बहुत सारी कंट्रीज ने तो किसी ना किसी का साथ दे दिया। एग्जाम्पल, चाइना ने साथ दिया यूएसएसआर का, बट बहुत सारी कंट्रीज जिन्हें लगा कि हमें इन दोनों ही पावर के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें अपने डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, उन्हें हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। सो ये वो कंट्रीज थी जो कि ना तो यूएसएसआर का साथ दे रही थी एंड नाइदर दे वर सपोर्टिंग यूएसए। सो इट वाज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। सो कंट्रीज हु नॉट सपोर्टेड एनीवन, एग्जाम्पल यूएसए, एग्जाम्पल इंडिया। एंड हम ये देखेंगे कि आगे जाके ये सभी कंट्रीज अपना एक ग्रुप बनाएंगे जिसको हम कहेंगे नेम, दैट इज नॉन अलायंस मूवमेंट, ठीक है। हम देखते हैं कि जो अलायंसेस होंगे वो क्यों बनेंगे। अब जाहिर सी बात है, हमने अभी भी देखा कि एक तरफ होंगे सुपर पावर यूएसए एंड यूएसएसआर, और एक तरफ रहेगा पूरा वर्ल्ड। अगर ये कंट्रीज आगे कहेंगे कि आप हमारा सपोर्ट करो तो हम फ्री में तो करने नहीं वाले हैं। जो स्मॉलर स्टेट्स होंगे फ्री में तो सपोर्ट करेंगे नहीं, उन्हें भी कुछ चाहिए। एंड यूएसए यूएसएसआर क्या देंगे, उनको फंडिंग देंगे, मनी देंगे, वगैरह देंगे। तो
देखा जाए तो इसमें वाले स्टेट का बेनिफिट होगा। तो जो सुपर पावर है क्या वो अपना फ्री में कर दिए ये सब चीज़ें? नहीं, उसका भी बेनिफिट होगा। सो बेनिफिट क्या कहते हैं हम उन्हें देखने जा रहे हैं। सो जो सुपर पावर रहेंगी, पहले हम बात करते हैं सैटेलाइट स्टेट की। सैटेलाइट स्टेट मीन्स एक तरह से स्मॉलर कंट्रीज हु आर सपोर्टिंग द सुपर पावर्स। सो जाहिर सी बात है, ये जो सुपर पावर्स रहेंगी ये इन्हें प्रोटेक्शन देंगे कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक करेगा सो हम उसे डील करेंगे, वेपन्स देंगे इन्हें, इकोनॉमिक एड देंगे। फॉर एग्जांपल मार्शल प्लान यूएसए ने दिया था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को फॉर देयर डेवलपमेंट। एंड जो सुपर पावर रहेंगी उन्हें क्या बेनिफिट होगा? उन्हें रिसोर्सेज मिलेंगे। जो भी इनके अलायंसेस होंगे, एक तरह से देखा जाए उनके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इनके रिसोर्सेज हो गएंगे। इनको टेरिटरीज मिलेंगी जहाँ से ये दूसरी अपने राइवल पे अटैक कर सकें। लोकेशंस मिलेंगी इनको, और इन्हें साथ साथ इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलेगा। कैसे? कि जो स्मॉलर कंट्रीज होंगी, सैटेलाइट स्टेट जो होंगे, वो सभी क्या करेंगे? वो सभी सुपर पावर के प्रोडक्ट को परचेज करेंगी, उनके वेपन को परचेज करेंगी। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुपर पावर के पास मनी आएगा एंड आइडियोलॉजी तो है ही। अब जाहिर सी बात है, सपोज कोई कंट्री हैगी, वो कंट्री कैपिटलिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है। सो एक तरह से यूएसए को एश्योरेंस मिल जाएगा कि ये कंट्री आगे जाके यूएसए का साथ नहीं छोड़ेगी। एंड यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैगा अलायंसेस बनाने का वो सेम हैगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपर पावर एंड कंडीशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स। एंड जो अलायंसेस बनेंगे, जो सुपर पावर जो अलायंसेस बनाएंगी वो कैसे बनाएंगी? सो सॉफ्ट पावर यूज़ करी जाएगी, मतलब कंट्रीज से कहा जाएगा कि आप हमारा साथ दो, ये करो वो करो। एंड अगर वो कंट्री फिर भी नहीं मानेगी तो फिर हार्ड पावर यूज़ करी जाएगी, मतलब जाके उन्हें मिलिट्रीली उन पर कब्जा करा जाएगा, जो कि करा था यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। ये कैसे करा था इसे हम देखेंगे जब हम अपना यूरोपियन यूनियन वाला चैप्टर देखेंगे ना, तब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। As we can see, this is यूरोप। ये पूरा का पूरा यूरोप हैगा। एंड इस यूरोप में ये जो येलो कलर में कंट्रीज हैंगी, इन सभी कंट्रीज में यूएसए ने अपने अलायंसेस बनाए एंड इन्हें नाटो का पार्ट बनाया। दिस वाज यूएसएसआर। एंड इसने क्या करा? इसने वॉर्सो पैक्ट को रिलीज करा। सो ये सभी हो जाएंगे यूएसएसआर के सपोर्टर्स, मीन्स वॉर्सो पैक्ट मेंबर्स, ठीक है। और ये जो येलो कलर ग्रीन कलर में है ना, ये बेसिकली अदर कम्युनिस्ट नेशन होंगे जो वॉर्सो पैक्ट का पार्ट नहीं थे, ठीक है। सो ये हमने यूरोप की बात करी। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, सो हम देख सकते हैं कि देखिए ये जो हैगा येलो कलर में, ये हैगा यूएसए के सपोर्टर्स एंड इन्हें हम कहेंगे फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो रेड हैगा ये कौन है? ये हैं यूएसएसआर के सपोर्टर, इन्हें हम कहेंगे सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर। एंड ये जो ग्रीन कलर में हैंगे, जिसमें हमारा इंडिया, पाकिस्तान, अरबिया की बहुत सारी कंट्रीज, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, सो ये सभी हैंगे थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर के पार्ट, दोज हु नाइदर सपोर्टेड यूएसए नॉर यूएसएसआर, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स किसी भी तरह से हेल्प कर रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share these lectures with your friends. Thank you so much. That Cold War was the war of ideologies, and
USA was trying to spread the ideology of capitalism to other parts of world, and what USSR was trying to do, USSR was trying to spread the ideology of socialism. So emergence of टू पावर ब्लॉक में हम ये देखेंगे कि कैसे ये दोनों कंट्रीज अपने अपने अलायंसेस बना रहेंगे। एंड यहाँ पे जो यूएसए का अलायंस होगा उससे हम कहेंगे फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर, एंड जो यूएसएसआर का जो अलायंस होगा उसे हम कहेंगे सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर। यूएस को हम फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर की कैटेगरी में इसलिए रखते हैं क्योंकि यूएसए वाज टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस देन यूएसएसआर। सो सबसे पहले जो अलायंस या जो कन्फ्रंटेशन जो हुआ वो हुआ यूरोप में, क्योंकि हमें ये पता है कि जो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जो हुए थे वो मोस्टली थे यूरोप में। So, as we are aware that USA is located on west and USSR is located on east on world map. So, जो यूरोप हैगा, यूरोप को दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करी गई। जो वेस्टर्न यूरोप था उस पे अपना होल्ड बना रहा था यूएसए, एंड जो ईस्टर्न यूरोप था इस पे अपना होल्ड बना रहा था यूएसएसआर। अच्छा, तो यूएसए ने कौन सी अप्रोच को अपनाया? बेसिकली यूएसए ने ये कहा कि हम जो ये यूरोप मीन्स वेस्टर्न यूरोप में जो कंट्रीज हैंगी इन कंट्रीज में हम करेंगे डेवलपमेंट, एंड इन कंट्रीज को दिया गया पैसा। अब जाहिर सी बात है, सपोज करो कोई वॉर हो रही है एंड उसमें दो बिग पावर हैंगी, अब वो आ रही हैं मेरे पास और कह रही हैं कि मुझे सपोर्ट करो, तो मैं भी तो अपना बेनिफिट देखूंगा ना। बिना किसी बेनिफिट के मैं किसी पार्टी को सपोर्ट क्यों करूंगा? सो अगर आप मुझे बेनिफिट दोगे तो देन डेफिनेटली आई विल सपोर्ट यू। सो सेम यहाँ पे भी हुआ। जब यूएसए ने कहा वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज से कि हमें सपोर्ट करो, बदले में इन्होंने कहा कि हमें क्या मिलेगा। सो यूएसए ने कहा कि हम आपको एड देंगे, एड मीन्स मनी, एडवाइस देंगे, इकोनॉमिक सपोर्ट देंगे, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें यूएसए देगा, एंड एक टर्म आएगी दैट इज मार्शल प्लान। एंड मार्शल प्लान क्या है? मार्शल प्लान एक तरह से यही चीज रहेगी। सो मार्शल प्लान was aid and advice given to Western European countries by USA for the development of West European countries. So अभी हम देखते हैं। सो अब जाहिर सी बात है, जो वेस्ट यूरोप कंट्रीज हैंगी, ठीक है, यूएसए अपना होल्ड बनाएगा। क्या यूएसएसआर इन सभी कंट्रीज पे अटैक नहीं करेगा? सो इससे बचा कैसे जाए? सो यूएसए ने क्या करा? यूएसए ने बनाया एक मिलिट्री अलायंस, मींस यूएसए की आर्मी और इन सभी कंट्रीज की आर्मी एक साथ होगी, एंड अगर यूएसए ने इनमें से किसी भी एक कंट्री पर अटैक करा, इट मींस ये माना जाएगा कि यूएसएसआर या किसी ने भी पूरे के पूरे सारी की सारी कंट्रीज जो कि यूएसए के साथ हैं उन सभी पर अटैक करा है। एंड इन दैट केस व्हाट यूएसए विल डू, ये सभी कंट्रीज एक साथ मिलकर उस कंट्री पर अटैक करेंगे जिसने पहले अटैक करा है। सो ये जो मिलिट्री अलायंस बना इसी को हम कहते हैं नाटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये नाटो बना 1949 में अप्रैल के मंथ में, एंड जो ये बना उसके लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं वाशिंगटन ट्रीटी। एंड जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो इसमें 12 कंट्रीज थी। सो 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे नाटो में, ठीक है। सो नाटो ने मीन्स यूएसए ने अपना एक तरह से मिलिट्री अलायंस बना लिया। व्हाट यूएसएसआर विल डू, USSR will definitely counter that,
कैसे? तो जब नाटो बना तो उसके बहुत सालों बाद यूएसएसआर ने भी अपना खुद का एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसको हम कहते हैं वार्सो पैक्ट, एंड ये बना 1955 में। सो यूरोप के केस में ऐसा हुआ। अच्छा, जो वेस्ट एशिया आएगा, वेस्ट एशिया में जैसे यूरोप में नाटो बनाया यूएसए ने, वैसे ही वेस्ट एशिया में यूएसए ने बनाया सेंटो, दैट इज ठीक है। एंड साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने बनाया सीएटो। अब वेस्ट एशिया में सेंटो के काउंटर में यूएसएसआर ने इराक के साथ अपने रिलेशन अच्छे करे हैं। ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई कोई, बट इन्होंने इराक के साथ अपने रिलेशंस को काफ़ी इम्प्रूव करा। एंड साउथ ईस्ट एशिया में यूएसएसआर ने काउंटर में क्या करा, उसने नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया ऐसी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा करा। ठीक है। एंड वी नो दैट आइडियोलॉजी जो यूएसए रहेगा वो कैपिटलिज्म को फॉलो करेगा एंड यूएसएसआर विल फॉलो सोशलिज्म। ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हम। सो हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज विच वॉज लेड बाय यूएसए, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री विच वॉज लेड बाय यूएसएसआर, एंड एक थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर भी था। क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज इस टाइम पे मीन्स 1945, 46, 47 इस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज डीकोलोनाइज हो रही थी, मीन्स फॉरेन पावर से इंडिपेंडेंट हो रही थी। एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। सो बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी। सो उन्होंने देखा कि अभी जो पूरा वर्ल्ड है ना वो दो पावर्स में बटा हुआ रहेगा। चाइना भी अभी इंडिपेंडेंट हुआ था। सो वर्ल्ड जो है दो पावर्स में बटा हुआ है, एक फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकंड इज सेकंड वर्ल्ड। सो क्या करा जाए? देखो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर इन दोनों में से किसी का साथ दिया गया तो हमने अगर यूएसए का साथ दिया तो हम यूएसएसआर के दुश्मन बन गए, और अगर हमने यूएसएसआर का साथ दिया तो यूएसए के दुश्मन बन गए। एंड जब हम इंडिपेंडेंट हुए बहुत सारी कंट्रीज, तो उनकी जो सिचुएशन थी ना वो बहुत ज़्यादा बेकार थी। उनका जो एम था वो ये था कि हमें किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, बल्कि हमें करना है अपना डेवलपमेंट। एंड जब हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें सबसे बना के चलनी पड़ेगी। ठीक है। सो इन्होंने क्या करा, जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी तो बहुत सारी कंट्रीज ने तो किसी ना किसी का साथ दे दिया। एग्जाम्पल, चाइना ने साथ दिया यूएसएसआर का, बट बहुत सारी कंट्रीज जिन्हें लगा कि हमें इन दोनों ही पावर की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें अपने डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, उन्हें हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। सो ये वो कंट्रीज थी जो कि ना तो यूएसएसआर का साथ दे रही थी एंड नाइदर दे वर सपोर्टिंग यूएसए। सो इट वाज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। सो कंट्रीज हु नॉट सपोर्टेड एनीवन। एग्जांपल एग्जांपल इंडिया। एंड हम ये देखेंगे कि आगे जाके ये सभी कंट्रीज अपना एक ग्रुप बनाएंगे जिसको हम कहेंगे नेम, दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है। हम देखते हैं कि जो अलायंसेस होंगे वो क्यों बनेंगे। अब जाहिर सी बात है, हमने अभी भी देखा कि एक तरफ होंगी सुपर पावर यूएसए एंड यूएसएसआर, और एक तरफ रहेगा पूरा वर्ल्ड। अगर ये कंट्रीज आगे कहेंगे कि आप हमारा सपोर्ट करो तो हम फ्री में तो करने नहीं वाले हैं। जो स्मॉलर स्टेट्स होंगे फ्री में तो सपोर्ट करेंगे नहीं, उन्हें भी कुछ चाहिए। एंड यूएसएसआर क्या देंगे, उनको फंडिंग देंगे, मनी देंगे, वगैरह देंगे। तो देखा जाए तो स्मॉलर स्टेट का बेनिफिट होगा। तो जो सुपर पावर है क्या वो अपना फ्री में कर दिए सब चीज़ें? नहीं, उसका भी बेनिफिट होगा। सो बेनिफिट क्या कहते हैं हम उन्हें देखने जा रहे हैं। सो जो सुपर पावर रहेंगी, पहले हम बात करते हैं सैटेलाइट स्टेट की। सैटेलाइट स्टेट मीन्स एक तरह से स्मॉलर कंट्रीज हु आर सपोर्टिंग द सुपर पावर्स। सो जाहिर सी बात है, ये जो सुपर पावर्स होंगी ये इन्हें प्रोटेक्शन देंगे कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक करेगा सो हम उसे डील करेंगे, वेपन्स देंगे इन्हें, इकोनॉमिक एड देंगे। फॉर एग्जांपल मार्शल प्लान यूएसए ने दिया था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को फॉर देयर डेवलपमेंट। एंड जो सुपर पावर रहेंगी उन्हें क्या बेनिफिट होगा, उन्हें रिसोर्सेज मिलेंगे
जो भी इनके अलाइंसेस होंगे, एक तरह से देखा जाए उनके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इनके रिसोर्सेज हो गएंगे। इनको टेरिटरीज मिलेंगी जहाँ से ये दूसरी अपने राइवल पे अटैक कर सकें। लोकेशंस मिलेंगी इनको, और इन्हें साथ साथ इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलेगा। कैसे कि जो स्मॉलर कंट्रीज होंगी, सैटेलाइट स्टेट जो होंगे, वो सभी क्या करेंगे, वो सभी सुपर पावर के प्रोडक्ट को परचेज करेंगी, उनके वेपन को परचेज करेंगी। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुपर पावर के पास मनी आएगा एंड आइडियोलॉजी तो है ही। अब जाहिर सी बात है, सपोज कोई कंट्री हैगी, वो कंट्री कैपिटलिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है। सो एक तरह से यूएसए को एश्योरेंस मिल जाएगा कि ये कंट्री आगे जाके यूएसए का साथ नहीं छोड़ेगी। एंड यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैगा अलायंसेस बनाने का वो सेम हैगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपर पावर एंड कंडीशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स। एंड जो अलायंसेस बनेंगे, जो सुपर पावर जो अलायंसेस बनाएंगी, वो कैसे बनाएंगी? सो सॉफ्ट पावर यूज़ करी जाएगी, मतलब कंट्रीज से कहा जाएगा कि आप हमारा साथ दो, ये करो वो करो। एंड अगर वो कंट्री फिर भी नहीं मानेगी तो फिर हार्ड पावर यूज़ करी जाएगी, मतलब जाके उन्हें मिलिट्रीली उन पर कब्जा करा जाएगा, जो कि करा था यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। ये कैसे करा था इसे हम देखेंगे जब हम अपना यूरोपियन यूनियन वाला चैप्टर देखेंगे ना, तब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। As we can see, this is यूरोप। ये पूरा का पूरा यूरोप हैगा। एंड इस यूरोप में ये जो येलो कलर में कंट्रीज हैंगी, इन सभी कंट्रीज में यूएसए ने अपने अलायंसेस बनाए एंड इन्हें नाटो का पार्ट बनाया। दिस वाज यूएसएसआर। एंड इसने क्या करा, इसने वॉर्सो पैक्ट को रिलीज करा। सो ये सभी हो जाएंगे यूएसएसआर के सपोर्टर्स, मीन्स वॉर्सो पैक्ट मेंबर्स, ठीक है। और ये जो येलो कलर ग्रीन कलर में है ना, ये बेसिकली अदर कम्युनिस्ट नेशन होंगे जो वॉर्सो पैक्ट का पार्ट नहीं थे, ठीक है। सो ये हमने यूरोप की बात करी। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, सो हम देख सकते हैंगे कि देखिए ये जो हैगा येलो कलर में, ये हैगा यूएसए के सपोर्टर्स एंड इन्हें हम कहेंगे फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो रेड हैगा ये कौन है, ये हैं यूएसएसआर के सपोर्टर, इन्हें हम कहेंगे सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर। एंड ये जो ग्रीन कलर में हैंगे, जिसमें हमारा इंडिया, पाकिस्तान, अरबिया की बहुत सारी कंट्रीज़, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, सो ये सभी हैंगे थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर के पार्ट, दोज हु नाइदर सपोर्टेड यूएसए नॉर यूएसएसआर, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स किसी भी तरह से हेल्प कर रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share these lectures with your friends. Thank you so much.